हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए दोबारा जो साइंस का एग्जाम होगा 8 मार्च को क्लास 10th के लिए, उनको लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछने जाने के चांस है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड में एक बार साइंस का पेपर पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन परीक्षा का पेपर पहले से लीक होने के कारण दोबारा से 8 मार्च विज्ञान की परीक्षा होगी, जिनको लेकर ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने साथियों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए वो चैप्टर वाइज हमने अरेंज किए हैं, यानी कि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए। इस वीडियो में साथियों हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरे के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो सब्जेक्टिव के तौर पर भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव के भी तौर पर काम आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसलेनियस यानी कि सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। साथियों, आप लोगों को हम हर चीज शुरू में ही बता देते हैं ताकि वीडियो के बीच में ना बोलना पड़े। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। अदरवाइज साथियों, आप हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है 9835146164 पे आप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर है साथियों? चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि झारखंड बोर्ड जो है इस बार साइंस की परीक्षा पिछले साइंस की परीक्षा से थोड़ी सी लेवल को थोड़ी बढ़ा सकती है, यानी कि थोड़ी सी लेवल को हार्ड कर सकती है। तो आपको उनको ध्यान में रख के करना है साथियों, क्योंकि झारखंड बोर्ड अगर दोबारा एग्जाम ले रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा जो है अप हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन हमें चीजें वो सारी करके जानी है जो एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो झारखंड बोर्ड के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी बात बता दूं कि आपको ये रिवीजन के तौर पे लेना है। अगर आप याद नहीं किए तो इनको आप बहुत टाइम देके याद करने पे नहीं लग जाना कि हमको ये याद करके जाना, ठीक है? जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच यहाँ पे दिया गया है साथियों, थोड़ा सा पेन को हम छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है साथियों, बताया गया है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि कहा गया है कि वियोजन अभिक्रिया को साथियों संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, इन अभिक्रियाओं को लेकर ये समीकरण लिखिए। तो यहां पे लिखे हम उत्तर में, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, एक पदार्थ जो है जैसे CaCO3 2 पदार्थ में टूट गया। देखो, एक तो CaO, दूसरा CO2, यानी कि सर 2 पदार्थ में टूट गए। क्लियर है? यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, 2 पदार्थ देखो मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा। अगर आप साथियों ये वाला ब्रैकेट में जो S ये G ये सब याद नहीं रहता तो आपको सिंपल सा इसको छोड़ देना है। सिंपल लिखना है सर CaCO3, ठीक है? ये टूट के CaO और CO2 में जो है परिणत हो जाता है। क्लियर है साथियों? आपको इस तरह से इनको याद कर लेना है। पता चल गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्यों एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। देखो साथियों, बहुत ज्यादा मेहनत लगा क्वेश्चन एक एक टाइप करना, और बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मन से देखना और शेयर जरूर करना भाई, और लाइक करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और प्यारा प्यारा कमेंट करना ताकि हम जान सके कि भाई हमारे बहुत 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 बच्चे हैं जैसे जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, पढ़ने के लिए तत्पर है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण बताना है कि संक्षारण किसको कहते हैं, विकृत गंधिता किसको कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि संक्षारण किसे कहा जाता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखो हम लोग लिखे हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं। बोला गया साथियों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो तब यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के पर हरी परत चढ़ना क्या है साथियों, संक्षारण के अन्य उदाहरण है। यानी कि जब कोई धातु जो है अपने आसपास रखे अम्ल पे या फिर आर्द्रता के कांटेक्ट में आ जाता है तो यह संक्षारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, तांबा या फिर लोहे के ऊपर साथियों हरी परत जम जाना क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। क्लियर है? दूसरा पूछा गया विकृत गंधिता साथियों, तो लिखे हम विकृत गंधिता किसको कहते हैं, तो वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक
तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है और इसी प्रक्रिया को साथियों हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला हमारा तीसरा नंबर सवाल है मेरे रसगुल्लाओं, बोला गया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है? आप भी देखते होंगे घरों में करते हैं सर, तो क्यों किया जाता है आज जान लो। लिखा गया है लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि उसमें जंग लगने से रोकता है। कौन सर? पेंट उसमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता साथियों। क्लियर है? तो लोहे में क्यों जंग ये पेंट किया जाता है आपको पता चल गया। तो सर क्यों किया जाता है? तो उसमें जंग लगने से रोकता है पेंट, और वो क्या करता है नमी और वायु के संपर्क को तोड़ देता है लोहे से, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती है। अगला सवाल है साथियों विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? देखो 4 तरह की अभिक्रिया आपके बुक में दिया गया है, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन। तो मैंने 2 ऊपर करा दिया 2 नीचे करा दिया ताकि सर हमारा एग्जाम में एक वो ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे और सब्जेक्टिव भी ना छूटे सर। तो लिख लो, लिखा गया है सर विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं को समीकरण से लिखिए। ठीक है, बोला गया है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखो भाई ये दोनों थे साथ साथी। ठीक है, ये दोनों क्या थे? साथ साथी थे। ये दोनों एक साथ रहा करते थे, एक साथ घुमा करते, जैसे आपके भी कोई होंगे सर स्कूल में तो वो उसके साथ घूमते हैं। बाद में उनके लाइफ में सर Zn आ गया, Cu और SO4 एक साथ घुमा करती थी। Zn उसके लाइफ में आया तो Zn भैया सुंदर था तो Zn जो है SO4 के साथ संबंध बना ली, मतलब कांटेक्ट रह गई, वो दोनों अपना ये अपना जो है तो हो गया। ठीक है, और Cu को भाई अलग कर दिया, तो इसी को क्या करते हैं? विस्थापन। तो वही तो लिखा है जब कोई तत्व दूसरे तत्व या उसके यौगिक के संपर्क में आते हैं या यौगिक से विस्थापित करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे CuSO4 एक साथ था, Zn अलग था। Zn आया सर CuSO4 में, Zn जब आया तो Zn जो है Cu को अलग कर दिया और SO4 के साथ ये अपना जो है संबंध बना लिया, ये अपना जो है अभिक्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया। तो यहां से क्या बना गया सर? CuSO4 और Zn मिलके बन गया ZnSO4 और Cu। क्लियर है सर? बहुत अच्छे से समझ में आया, बोलो समझ में आया ना? हाँ सर बहुत अच्छे से। अगला देखो, अगला बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। सर आपका और आपके दोस्त का जो है, आपकी और आपकी दोस्त वाली का दोनों में बदला हो जाता है। सर हम जो है इससे जो है हम भाई बहुत दिन बाद के अब जो इससे, तो ये समझ सकते हो। ठीक है, तो बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। जैसे सर Na2SO4 एक साथ था और BaCl2 एक साथ था। हाँ सर एक साथ था, बहुत बढ़िया। ये देखो Ba जो है SO4 के साथ अपना जो है BaSO4 के साथ अपना जो है लाइफ हो गया। क्लियर है? सट गया, यानी कि अभिक्रिया कर लिया। और सर क्या हुआ? Na2 और Cl अलग हो गया, Na2 और Cl2 बना के क्या बन गया? 2NaCl। क्लियर है सर? बोले बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियर है? द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो सर Na था, Na जो है इसके साथ Cl के साथ चल गया, यहाँ सर Ba था वो SO4 के साथ चल गया, यानी कि एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। तो वही तो बोला है 2 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान ही तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ सर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बोला है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? हाँ जी इंपॉर्टेंट है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में जो है दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। बोला गया दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। हाँ सर दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। हाँ सर ये तो हमको पहले पता था। इस प्रकार जब इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो धातु अम्ल से के साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और हानिकारक उत्पाद मुक्त करते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है। तो समझ में आ गया कि दही और जो है खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, जो रिएक्ट कर जाता है पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और हानिकारक उत्पाद मुक्त करते हैं, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। साथियों बहुत बढ़िया। अगला बोला गया अम्ल का जलीय विलयन जो है
क्यों विद्युत का चालन करता है? तो सर हमको पता है कि अम्ल के जलीय विलयन से H+ आयन निकलता है सर, और आयन निकलेगा तो विद्युत का चालन होगा। तो इसी को तो यहाँ पे लिख दिए कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन या H+ या आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन भी निकलता है साथियों। H3O+ की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। क्लियर है? तो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के कारण ही क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। कभी कभी साथियों एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है लेकिन आसुत जल में क्यों नहीं होता है? तो याद रखना साथियों, आसुत जल में H+ आयन या फिर H3O+ आयन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, जिनके कारण उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। ये बार बार यार तंग कर रहा है, इसको साइड में रहो। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 7वां नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, बोला गया है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe बनाया। सर इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? सर यहाँ पे एक चीज समझ आ रहा है, ये दोनों एक साथ था सर। ये देखो Al इसके लाइफ में आया, इसको अलग कर दिया सर। अलग करना आप कुछ बताए थे, हाँ सर विस्थापित बताए थे ना, हाँ विस्थापित कर दिया सर, उनको अलग कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आंसर नंबर डी। बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको कमेंट में देना है। हाँ सर, संयोजन अभिक्रिया का देंगे सर। दो धातु को दो परमाणु से जो है एक नया बन जाएगा तो संयोजन कह देंगे सर। वियोजन तो आपने बता दिया सर, एक रहेगा टूट के दो हो जाएगा सर, उसको वियोजन बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। बोले समझाया कि नहीं? हाँ सर बहुत अच्छे से। चलो अगला सवाल देखो, बोला गया है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है सर। तो क्या होता है? लोहा का चूर्ण साथियों कैसा होता है? धातु होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु सब साथियों, लोहा है सर धातु, और धातु जब साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको पता होगा सर एक चीज तो गैस निकलेगा सर। कौन सा गैस? फटफट आवाज वाली हाइड्रोजन गैस निकलेगी सर। तो आंसर तो हाइड्रोजन गैस वाला होगा सर। कौन सा आंसर है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस FeCl2 बनेगा सर, और क्या बनेगा? H2O, ये H2। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। क्लियर है सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चले। बोला गया है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। समीकरण संतुलित करने का साथियों 3 से 4 सवाल बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसमें से हम यहाँ पे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इन चारों को आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा आपका हेल्प होगा। उम्मीद है यहाँ से 1-2 सवाल या फिर 3 या फिर 4 सवाल यहीं से आपको देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलो हम लोग समीकरण संतुलित करना सीख लेते हैं। सर समीकरण को संतुलित करने का क्या मतलब है? मतलब है साथियों ये तीर के इस साइड और इस तीर के इस साइड दोनों में जो परमाणु की संख्या है सर वो बराबर होनी चाहिए। सर समझ में आ गया? तो परमाणु कैसे गिनेंगे सर वो बता दूं। देखो सर इधर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है सर, और यहाँ पे देखो 2 गुना यहाँ पे लगा, नीचे 2 तो 2 हो गया सर। 3 हाइड्रोजन है तो इधर भी तो हाइड्रोजन 3 होना था सर। हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, तो हाइड्रोजन और परमाणु को इसको एक साथ मिलाएंगे सर। तो यहाँ पे देखो मिलाने के लिए क्या करना होगा? हमें किसी तरह से उनको बराबर करना होगा दोनों साइड। ठीक है, तो इसके लिए साथियों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनको बता दिया। तो देखो जरा सा, यहाँ पे 2s2 हो गया सर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सर, 2 इधर लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बराबर हो गया सर, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे हमारा कैल्शियम पहले से 1 है सर, यहाँ भी 1 ही कैल्शियम, ये तो पहले से बराबर है सर। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन साथियों 2 है, यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है कि नहीं? तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, हाँ सर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के नीचे यहाँ 2 लगा है तो 2 नाइट्रोजन हो गया, ये भी बराबर हो गया सर। ऑक्सीजन सर यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है सर, यानी कि 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 5 ऑक्सीजन हो गया सर, बराबर हो गया। ऐसे साथियों आपको बराबर कर लेना। ठीक है, दोनों साइड में। तो यहाँ पे इसको आप देख लेना एक बार, जैसे कि BaCl2, ठीक है, ये आपको दिया गया BaCl2 H2SO4। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 बनाना होगा सर, तो यहाँ 2 दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 देगो तो Cl देखो यहाँ पे 2 हो गया, Cl यहाँ से पहले से 2 है सर। यहाँ देखो Ba सर 1 है, यहाँ भी Ba 1 है सर। SO4 यहाँ है सर, SO4 यहाँ है। हाइड्रोजन 2 है सर, हाइड्रोजन 2। संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसानी से कर लिए सर, हमको भी तो सिखाइए भाई। इसके लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कैसे करना है। क्लियर है? इसको आप याद भी कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, जैसे NaCl को एक और कर देते हैं सर। यहाँ पे 1 Na है, हाँ सर बहुत बढ़िया। यहाँ भी 1 है, ये तो बराबर है सर। Cl सर यहाँ पे 1 है सर, Cl भी यहाँ पे 1 है, ये भी बराबर है।
है। अच्छा Ag यहाँ पे 1 है सर, यहाँ भी Ag 1 है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर NO3 भी 1 है, यहाँ भी NO3 सर बराबर है। ऐसे तो लग रहा है सर बराबर है, हाँ सर ये बराबर ही है, ये तो ओके है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा भाई। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा इसको भी कर ही देते हैं सर। Na यहाँ पे देखो सोडियम है, 1 सोडियम, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, तो सर इधर भी 2 बना लेते हैं, यहाँ 2 से गुना कर दें। देखो 2 से जैसे गुना किए तो ये भी देखो बढ़ गया, ठीक है, ये भी बढ़ गया सर। ऑक्सीजन यहाँ पे सर 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है सर, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है सर, और एक 5 ऑक्सीजन है, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 गुने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और इधर 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया सर, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, और एक हाइड्रोजन यहाँ 3 है सर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया सर, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इनको कर लेना, क्लियर है। यहाँ पे हम इनका सॉल्यूशन दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है साथियों। चलो अगला बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण कभी पूछता है, कभी 2 उदाहरण। बोला गया है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया कर लेगा साथियों, तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर, जैसे यहाँ पे देखियो ये क्षारक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, और यहाँ पे देखियो HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, ये क्षारक था, ये अम्ल था, रिएक्शन हो गया तो NaCl बनाया। NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का, नमक क्या, लवण है, प्लस देखो जल निकला कि नहीं, H2O जल होता है। HNO3 देखो KOH से निकला, ये दोनों HNO3 हमारा सर ये अम्ल हो गया, KOH हमारा क्षार हो गया, ये दोनों रिएक्शन किया, KNO3 ये हमारा अम्ल हो गया, और ये हमारा लवण हो गया, ये जल हो गया। तो बहुत आसान है, इनको आपको ज्यादातर याद रखना है, ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पता चलेगा कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जल और लवण बनता है। अगला है धोने का सोडा। सर धोने का सोडा का क्या बोला गया, धोने का सोडा का एवं बेकिंग सोडा के दो क्या बोले, उपयोग बताना। तो सर धोने का सोडा का पहले सूत्र बता दो, तो सूत्र इनका क्या होता है, Na2CO3.10H2O, यही तो होता है सर धोने का सोडा, ये पूछेगा, हाँ सर पूछता है। बेकिंग सोडा का बता दो सर, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो होता है NaHCO3, तो सर ये आपको याद रखना, क्लियर है। अगला चलो इसका उपयोग बोला गया, तो धोने का सोडा का एक और नाम है सर धावन सोडा। तो धोने का सोडा का क्या क्या उपयोग है, तो धोने के सोडे के 2 प्रमुख उपयोग है। सबसे पहले बोला गया इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। सर 3 एक ही लाइन में लिखा दिया और बोलते हो 2 उपयोग है, भाई आप तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 लाइन में लिख दो, बहुत अच्छा होगा। सर इसका उपयोग कहां पे, कांच में, साबुन और कागज के उद्योग में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने का सोडा का प्रयोग करता है, ठीक है। अगला बोला गया साथियों बेकिंग सोडा के 2 उपयोग। तो बेकिंग सोडा बोला या पावरोटी या केक को स्पंजी बना देता है, पावरोटी केक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सर पकोड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कहां इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा का 2 उपयोग होगा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस बार पूछ लिया था झारखंड बोर्ड, तो इस बार नहीं पूछेगा, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दे। यानी कि जब साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद रखना है, CaSO4.12H2O, जब जल के साथ अभिक्रिया किया 1.5H2O के साथ, तो क्या बनाया CaSO4.2H2O। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया साथियों, जिप्सम बनाया। आपको दोनों ही सूत्र याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O और जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। बोर्ड एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, क्लियर है। अच्छा सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी उपयोग बता दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बनाता है सर मूर्ति बनाने में, किसमें, मूर्ति बनाने में। एक उपयोग बता दिए, एक और बता देते हैं, हाँ बता दो। तो इसका एक और उपयोग करते हैं साथियों डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, क्लियर है। बहुत अच्छा लगा सर, आज तो बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे हो। हाँ भाई पढ़ाता मैं हमेशा अच्छे से हो, बस आप लोग प्यार बहुत कम करते हो हमसे, ठीक है, बहुत नफरत करते हो आप लोग। अगला बताओ, अगला बोला गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। सर लाल को नीला कर रहा है, यानी कि रेड को कर रहा है ब्लू, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, रेड को कर रहा है ब्लू। और हमने ट्रिक बताया था RKBB, रेड को करेगा ब्लू, और ब्लू कौन करेगा सर, बेस, बेस मतलब क्या होता है, क्षारक। और क्षारक का pH मान कितना, 7 से सर अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, हाँ सर ये है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है तो हो जाएगा। अच्छा ये याद रखना, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। और अगर पूछ ले किसका, किसका सर, उदासीन का, तो
उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, ये 2.2 के आसपास होता है। ठीक है, 1.2 हमारे जठर रस, हमारे जो जठर हमारे रस जो बनते हैं पेट में, उनका 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का साथियों 10.6 होता है। ये सब दिया गया है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, 10.6 होता है। हमारा जो शरीर का पीएच मान है 7.7 से लेकर 7.8 तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सब पीएच मान वाला आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला बोला गया CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, तो क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। इसको उल्टा भी पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर किसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो CaOCl2। अगला बोला गया उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसी का साथियों नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो बोला गया किससे रिएक्शन करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसको सर एक और नाम से जाना जाता है बूझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बूझा हुआ चूना। ठीक है, आपको कमेंट में बिना बूझा हुआ चूना का नाम बताना, बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र लिखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बूझा हुआ चूना के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया कर लेगा साथियों तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। इसके साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया कर लेगा ना तो विरंजक चूर्ण बनाएगा। अगला सवाल देखो, बोला गया है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग करते हैं? सर कठोर जल को मृदु तो अभी आपने बताया कि धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, फॉर्मूला तो भी बता दिए थे Na2CO3.10H2। बहुत बढ़िया सर, ईमानदारी से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलो अगला देखो, अगला बोला अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल एवं क्षारक में क्या बोला गया? अंतर स्पष्ट करना। तो हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षारक में, देखो कितना मेहनत से आपके लिए टाइपिंग किया। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। तो अम्ल और क्षारक में अंतर हम लोग लिखे हैं सर, अम्ल इधर लिखे हैं, क्षारक इधर लिखे हैं। अम्ल बोलते हैं सर अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। हाँ सर बहुत बढ़िया। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं सर? कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अभी आपने बताया। अम्ल ये क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हाँ सर बहुत अच्छा। अम्ल H+ आयन बनाते हैं और जो है कौन? क्षारक OH- बनाते हैं। ये H+, ये OH-। सर अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीला यानी कि ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू को रेड एसिड करेगा, ब्लू को रेड BRA हमने आपको याद कराया था ना ब्रा, तो BRA से होता है अम्ल एसिड। ठीक है, तो ब्लू को रेड करेगा कौन? एसिड। और क्षारक क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। सर आपने बताया था लाल को नीला के लिए R की BB, तो रेड को जो है ब्लू करेगा कौन? बेस। बहुत अच्छा। अगला बोला गया है अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देता है। देखो अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन करेगा और इसका उल्टा क्षारक किसको उदासीन करेगा? अम्ल को उदासीन करेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा दिया आप। ये तो बहुत आसान शब्दों में अब लिखा है। हाँ सर बहुत आसान है, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला बोला गया साथियों, इनको आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध सवाल हर एक बार पूछ ही लिया जाता है। सर क्या है? तो सिरका का, सर सिरका का रासायनिक ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? सिट्रिक अम्ल। आपको याद रखना, सिरका में एसिटिक, संतरा में सिट्रिक। इमली में सर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या फिर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक सर दो में देखो मिल गया, संतरा और नींबू में, दोनों में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल और नेटल के डंक में भी मेथोनोइक अम्ल। कभी कभी साथियों मेथोनोइक की जगह फॉर्मिक अम्ल भी आपको देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी मिल सकता है। तो चींटी के डंक में सर मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, खट्टा दूध दही में सर लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली में टार्टरिक, संतरा में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये 4 दूनी 8 को आपको याद रखना है। बहुत आसान भी है सर, बहुत को याद भी होगा। किसको किसको याद है कमेंट में जरूर बताना। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बोला गया है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर आ गया धातु अधातु से। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या हो? द्रव होती है। सर धातु कौन सा हो जाएगा जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? सर नाम उसका तो हम लोग याद है सर पारा। पारा का एक और नाम है साथियों मरकरी। ये कमरे के तापमान पे क्या होती है? द्रव होती है। सर आपने धातु को बता दिया, ऐसा कोई अधातु भी होता है क्या जो कमरे के ताप पे द्रव होती है? हाँ सर एक अधातु होता है। कौन सा अधातु? सर नाम है उसका ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्या होता है? अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। क्लियर है साथियों। अच्छा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है साथियों। 3 धातु है, एक सोडियम, एक पोटेशियम और सर एक लिथियम। आपको याद रखना सोडियम, पोटेशियम, लिथियम 3 धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन में एक बार झारखंड में 2 दिया था, सोडियम पोटेशियम, और इनमें से दोनों दिया था। अभी 3 भी दे सकता है कि इनमें से तीनों, तो याद रखना सोडियम पोटेशियम लिथियम। क्लियर है।
उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होता है साथियों? सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, Ag से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ सर क्लियर है। चलो अगला बोला उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा के कुचालक, देखो धातु के बारे में पूछा है, सब धातु के बारे में, तो वैसे धातु जो उष्मा के कुचालक है तो कौन होगा? मरकरी या फिर लेड। लेड कौन होता है साथियों? लेड हम लोग शीशा को बोलते हैं, शीशा में तो करंट नहीं जाता, और एक मरकरी हो जाएगा। ठीक है, घर में जलाने वाला मरकरी नहीं, ये मरकरी दूसरा होता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक साथियों सिल्वर हो गया। ठीक है, यहाँ पे चाकू से आसानी काटने वाला सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो गया। कमरे के ताप पर मरकरी हो गया साथियों। अब कुछ अधातु के बारे में जान ले सर। एक ऐसी अधातु साथियों जो क्या होता है? विद्युत का चालन करता है, नाम याद रखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। सही है। चलो अगला है साथियों, एक चीज आपको याद रखना, आयोडीन एक ऐसा धातु है साथियों, ये अधातु है जो क्या पाया जाता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। ठीक है, अगला आपको याद रखना साथियों, वैसी अधातु जो मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साथियों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ये सब चीजें आपको याद रखनी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोला गया आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्धी या तन्य का अर्थ बताइए। ये दोनों का अर्थ बताना। तो आघात वर्धी क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, आघात वर्धनीय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय। पीट के पतला चादर बना दिया तो आघात वर्धनीय। तन्यता कैसे बोलते हैं साथियों? वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर धातु में क्या होती है? तन्य होती है। आपको पता है, खींच सकते हैं। सर सबसे अधिक कौन सी धातु तन्य होती है? तो याद रखना साथियों गोल्ड। गोल्ड मतलब सर सोना। सोना साथियों सबसे ज्यादा जो है तन्य होती है। 1 ग्राम सोना से, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोना से साथियों 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से। यह भी पूछ लिया जाता है। सर सोना को किसमें मापते हैं? सर सोना की शुद्धता को सर कैरेट में मापते हैं। किसमें? कैरेट में। शुद्ध सोना सर कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए, यानी कि जो ज्वेलरी, जो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का होता है? सर 22 कैरेट का प्रयोग होता है। क्लियर है? चलो अगला बोला गया निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। बोला गया खनिज का परिभाषित करें, अयस्क को परिभाषित करें और गैंग को परिभाषित करें। कभी कभी इन तीनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको लिख देना। खनिज में भी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, खनिज है इसमें। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी के जो जमीन के अंदर होता है, प्राकृतिक रूप से बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क किसको बोलते हैं साथियों? वे खनिज, अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं जिसमें कुछ विशेष धातु काफी मात्रा में होते हैं, जिन्हें निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि ऐसा खनिज जिससे जो है धातु निकले और निकालना आसान हो, और निकालने के बाद क्या हो? लाभकारी हो, इसी को क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग सर किसको बोलते हैं? पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। यानी कि जो निकाला जाएगा साथियों, उसमें कई तरह के अशुद्धि पाए जाएंगे, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। बोला गया है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया पहला उदाहरण, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड हो गया। ये क्या करता है साथियों? अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा फिर भी सर ये बना देगा क्या? लवण तथा जल। ये अगर साथियों क्षारक से अभिक्रिया कराएगा फिर भी लवण तथा जल बना जाएगा। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड देखो Al2O3 है, यहाँ पे अम्ल से हमने अभिक्रिया कराया, ये देखो लवण बना दिया, यहाँ पे जल बना दिया। फिर से Al2O3, इसका अभिक्रिया जब हम लोग अभी क्षारक से कराएं, 2NaOH क्षारक तो होता है, और तो अभी देखो बना दिया फिर से अम्ल और फिर से जल बना दिया। यानी कि वैसा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु को बोलते हैं, वैसे ऐसे धातु ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड है, ठीक है, जो या तो अम्ल से अभिक्रिया या तो क्षार, मतलब अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? लवण बना देता है और जल बना देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको याद रखना, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप ये सब लिखते हो ना तो आप टॉपर की श्रेणी में आओगे। ठीक है, ये सब जो अच्छे से लिखता है एक टॉपर स्टूडेंट ही ऐसा लिख सकता है। क्लियर है? अगला देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताओ भाई। लोहा से को जंग से कैसे बनाएंगे सर? अभी तो हमने पढ़ा कि पेंट लगा देंगे सर, तेल लगा सकते हैं, ग्रीज लगा सकते हैं, ये सारे प्रक्रिया। यसद लेपन कर सकते हैं सर, यसद लेपन कर सकते हैं। और भी कोई प्रक्रिया सर? हाँ सर, विद्युत लेपन है सर। बहुत ज्यादा प्रक्रिया आपने बता दिया। 2 याद रखना, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर। क्लियर है? अगले हम लोग 23वें नंबर सवाल की ओर पढ़े। ठीक है, बोला गया है धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों पे अंतर लिखें। ठीक है, इसको साथियों टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, तो इसको हमने ले लिया साथियों किसमें, ये हम पीडीएफ में ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक से, यहाँ पे देखो एक जरा देख लेते हैं मिस्टेक से या दोनों। ठीक है, हाँ एक जरा से साथियों यहाँ पे मेरा एक कंटेंट इस जगह से छूट गया। ठीक है, यहाँ पे लगाया हुआ था वो छूट गया है, तो मैं आपको भौतिक गुण यहाँ पे बता देता हूँ। भौतिक गुण क्या है सर, धातु के ये रासायनिक गुण है। ठीक है, धातु और अधातु के दोनों गुण पूछे तो भौतिक और रासायनिक गुण हम आपको पहले भौतिक बता देते हैं। क्लियर है, यहाँ पे कंटेंट हमने लगाया था वो छूट गया। तो याद रखना साथियों, धातु क्या होते हैं, धातुएं साथियों चमकीले होते हैं। क्या होते हैं सर, चमकीला होता, और धातु चमकीला नहीं होता। पहला हो गया भौतिक गुण। दूसरा साथियों, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। क्या होती है, तन्य, और धातु सर तन्य नहीं होती। तीसरा क्या सर, धातुएं जो है उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं साथियों, सुचालक होता है। अब इनको लिख लेना कॉपी में, धातुएं विद्युत है उष्मा के सुचालक, और ये अधातु क्या होते हैं सर, कुचालक होते हैं। क्लियर है, पहला क्या बताएं, धातु चमकीला और धातु चमकीला नहीं, धातु तन्य होते हैं, ये तन्य नहीं होते। आप एक और लाइन से लिख सकते हैं, धातु अघातवर्धनीय होते हैं, ये अघातवर्धनीय नहीं होते। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, और धातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर है साथियों, ये आपको तीन ही लिखना है, तीन ही पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती है। बस ये सब आपको नहीं लिखना, इतना याद नहीं रहेगा, हमको पता है। ठीक है, धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, और धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। क्लियर है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। कैसा धातु ऑक्साइड, क्षारीय धातु ऑक्साइड। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएगा, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय बनाएगा। और से धातु और बनाएगा कैसा, अम्लीय बनाएगा। क्लियर है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, आपको तो पता होगा, और धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। ये रासायनिक हो गया, और पहले भौतिक बोल दिया। ठीक है, कभी बोलता है कि 2 रासायनिक लिखो 3 भौतिक लिखो, कभी बोलता है 2 भौतिक लिखो 3 रासायनिक लिखो, या फिर कभी 3 नंबर में डायरेक्ट बोल देता है कि 3 रासायनिक गुणधर्म बताओ, कभी 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ देता है 3 भौतिक गुणधर्म बताओ। सर बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगला आप लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भर्जन और निस्तापन में अंतर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने बता दिया साथियों, इसलिए हमने 25 सीधे ले लिए। ठीक है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बोला गया है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो भर्जन किसको कहते हैं, यह विधि सल्फाइड अयस्कों की ऑक्साइड अयस्कों में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि साथियों सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए क्या करते हैं, भर्जन का प्रयोग करते हैं। और इस विधि में अयस्क को जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु में गर्म किया जाता है। ठीक है, भर्जन में वायु में किसको गर्म किया जाता है, अयस्क को। लेकिन साथियों निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है, यानी कि वायु अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है, निस्तापन बोला है साथियों, यह विधि कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयुक्त है। कार्बोनेट एवं, या फिर आपको ये हाइड्रोक्साइड नहीं याद है तो आपको लिखना कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयुक्त है, या सल्फाइड अयस्कों के लिए के ऑक्साइड के लिए उपयुक्त है। क्लियर है साथियों, तो आज हमने 25 क्वेश्चन देखा, और इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से साथियों हमारे 3 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बहुत ईमानदारी से पूरा किया। साथियों ऐसे हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाएंगे, और कंप्लीट आपको 4 से वीडियो में जो है 4 से 5 वीडियो में हम आपको 13 के 13 चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार होगा, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, और चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा साथियों प्यार दिखाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करोगे, तभी जाके हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग साथियों बहुत सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट वीडियो देखे हो अंत तक, सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि कैसा लगा वीडियो साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ये प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। जैसे ही साथियों आप लोग बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट 3 चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले मैं उनको कवर कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा के आओ, ऐसा कोई भी टीचर आपको नहीं करा सकता जैसे मैं करा रहा हूं। क्लियर है साथियों, सब बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं, मैं कम चीजें पढ़ाता हूं लेकिन ऑथेंटिक और बहुत चीजें बढ़िया पढ़ाता हूं। क्लियर है, मैं आपको बहुत अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें अपने कंटेंट की बात कर रहा हूं। बाकी साथियों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं जैक रैंकर्स को, तो आपको पता होगा कि जो चीजें साथियों आप पहले कर चुके हैं साइंस के लिए, उनको आपको करना इंपॉर्टेंट है। सर क्या चीज, तो आप लोग हमारा जो महा सीरीज है साथियों, जो बड़ा सा एक सीरीज है, वो आपको कर लेना कंप्लीट। हमने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करा रखा है, उनको कर लेना। मैं कोशिश करूंगा इनका एक बार दोबारा से वीडियो हम अपलोड कर दें, फिर से बना के, जो उसमें एरर था, जो हमने क्वेश्चन गलती किया था, वो उनको हम सुधार करके, बाकी सारे क्वेश्चन का हम लोग जो है कमेंट में हम पिन कर देते हैं जो क्वेश्चन मिस्टेक से गलती हो जाता है। साथियों वीडियो यहीं एंड करें। वीडियो एंड करने से पहले बता दो, अगर आप व्हाट्सएप में अभी तक नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया या फिर 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैक रैंकर्स और सरोज सर की तरफ से यानी कि हमारी तरफ से साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।